to your mind when you think about जो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखे हैं. Menopause is a physiology, so no worries. It's a pathology, so it needs treatment. Some aging problem must be treated, or just bear whatever it is. Menopause जो भी है बस इसको बर्दाश्त करो. क्या ख्याल है आप लोगों का? Physiology first, no aging problem. I think first. क्या? फिजियोलॉजी नो वरीज. फिजियोलॉजी नो वरीज. डॉक्टर साहब वरीज तो हैं. वरीज सम एजिंग प्रॉब्लम्स मस्ट बी ट्रीटेड. नो वरीज. Some aging problem must be treated. ये खुशी खुशी वाले लोग हैं. नो वरीज. डॉक्टर साहब सम एजिंग प्रॉब्लम विच मस्ट बी ट्रीटेड. ठीक है, बीच का रास्ता निकालिए आप लोग जी. सम एजिंग प्रॉब्लम पैथोलॉजी सो नीड ट्रीटमेंट. इस पर कोई एग्री नहीं करता. No, it is not pathology. जी डॉक्टर साहब आप लोगों क्या ख्याल? सम एजिंग प्रॉब्लम एंड मस्ट बी ट्रीटेड. तो क्या इसमें ना जो must be treated है ना वो वाला थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा. नहीं, एजिंग प्रॉब्लम एजिंग तो है लेकिन must be treated तो नहीं. एजिंग तो आपके एज के साथ तो हर चीज़ चेंज हो ही रही है. तो ऐसे एजिंग प्रॉब्लम में बाल गिरते हैं, आँख खराब होती है, घुटना खराब होता है तो ट्रीट करते हैं ना. हाँ लेकिन must तो ये भी अगर मेनोपॉज भी एजिंग प्रॉब्लम है तो इसको बस इग्नोर कर दें. जैसे कि ठीक है भाई जस्ट बेयर विद इट, या एक इसको ट्रीट करें. अगला सवाल है HRT. डेंजरस, वेरी डेंजरस, सेफ, वेरी सेफ. सेफ सब सेफ कह रहे हैं. हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या मीटिंग कर रहे हैं? सब सेफ कह रहे हैं. इस डेंजरस एक आवाज़ आई जी. आपका ख्याल इस डेंजरस. ठीक है, फाइन. हर एक को पूरी आज़ादी है अपनी राय रखने की. किसी पे कोई राय मुसलत नहीं की जा रही. आपने कुछ नहीं बोला डॉक्टर साहब? HRT डेंजरस है कि सेफ है? सेफ है. ठीक है. Menopausal women do need help always, sometime, never. Sometime. तो इस पे मेजॉरिटी ये सब sometime पे सब एग्रीड है. मतलब menopausal women को कभी ना कभी कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ मेनोपॉज. नॉट बिकॉज कि उसकी हड्डी टूट गई या ब्लड प्रेशर बढ़ गया. जस्ट बिकॉज ऑफ मेनोपॉज शी नीड्स हेल्प. ये आप सब एग्री करते हैं. मेनोपॉजल सिम्टम की बात हो रही है. हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, एंजाइटी, हेडेक्स. सिम्टम्स नॉट ए बिग डील, विल गो अवे एनीवे. सिम्टम आस्ते आस्ते ख़त्म हो ही जाएगा. कुड बी अनबेरेबल, इतना हो सकता है कि नाकाबिल बर्दाश्त हो. एंड शुड बी ट्रीटेड. शुड बी ट्रीटेड. अगर सिम्टम्स हैं तो इसको हम औरत को कह के टाल टूल नहीं सकते. हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके लिए. एवरीबडी एग्रीज विद दैट. मेनोपॉज है सोशल इश्यूज ऑल्सो, मेडिकल के अलावा. नॉट एट ऑल कोई सोशल इशू नहीं है. कभी कभी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ऑलवेज होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल इश्यूज. मेनोपॉजल औरत को दूसरे सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं कि नहीं होते हैं? कभी कभार होते हैं, हमेशा होते हैं, और बहुत होते हैं. Menopause has long-term health issues. Yes, no, only in some women. Yes वाले ज़्यादा हैं. आपके नहीं, only in some women. मतलब लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज बस किसी किसी को होगा. ठीक है. तो इसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है. Long term health issue, if any, they are not significant, could be serious. Long term health issue अगर हैं कोई तो बस ऐसी मामूली से हैं, चलो छोड़ दो, जाए दो. या ये कि सीरियस हैं और आपको के वाकई सीरियस हैं सबके लिए. could be serious. In your opinion, menopausal health issues are more dangerous than HRT? Yes. हेल्थ इश्यूज जो मेनोपॉज से डेवलप होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं जैसे का HRT ने. वो तो खैर आप लोग सबने पहले HRT को सेफ बोल दिया. अच्छा, इसके बाद अब आ जाएं. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एल्डरली वुमन. नो, शी इज़ सिटिंग एट होम एनीवे. उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या करनी है? घर में बैठी हैं दादी अम्मा, खाना वाना उनको मिल जाता है, खा लेती हैं, थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाता है. उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मतलब? यस, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ एंजॉइंग लाइफ. हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए ताकि हंसें, बोलें,
ज़िंदगी खुश गुजरे, डिप्रेस ना हो. यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर एंड फैमिली से. लास्ट वन. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक मेनोपॉजल औरत की, खास के 80 साल 75 ईयर्स, इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ की ज़रूरत किस लिए है? इन्होंने क्या करना है? चले, अगर कोई और खातून है जो अभी 55-65 की हैं, मेनोपॉजल तो हो गई, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कौन सा कमाना है? उन्होंने घर में बैठ के बच्चों की शादियां करनी है, मज़े करना है, मज़े करने घर में बैठ के. बच्चे बड़े हो गए, मियाँ कमा के ला रहे हैं, बच्चे कमा के ला रहे हैं, बहुएं लाएँ, वो बस मज़े करें. Very important for ourselves and अच्छा, इन सारे मसले मसाइल के लिए ओनली एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट इज एक्सेप्टेबल? नो, नेवर. Yes, but in some cases only. Must always be combined with progesterone. Must always be combined with progesterone. ठीक है. अच्छा, ये 10 सवाल मैंने लिखे थे इस ख्याल से कि हम सबको इसके ऊपर पॉन्डर करने की ज़रूरत है. ये मेनली यही चीज़ें होती हैं दिमाग में, हमारे पास सामने उठ के नहीं आती हैं. आप जब किसी से बात करें तो अंदर से ये चीज़ें निकल के आती हैं, और इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं. इसमें देखें, कुछ सवालात पे आप सब एग्री कर रहे हैं, कुछ के आंसर पे आप डिसएग्री कर रहे हैं, और कुछ पे किसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है. इतनी देर में यहाँ पर इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया. तो करें क्या? नहीं, पढ़ा तो मैं बहुत दफ़ा चुकी हूँ, पर मसला कहाँ पर अटकता है? मसला ये हो गया कि हम सब की उम्रें लंबी हो गई हैं. पहले हम 50 साल में जैसे रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ ख़त्म होते थे, हम अल्लाह को प्यारे हो जाते थे. आज भी जानवरों में ऐसे ही होता है. सिर्फ इंसान ऐसी चीज़ है, मखलूक है, जो अब इंसान की औरत एक ऐसी मखलूक है जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन अपना ख़त्म करने के बाद भी अब ज़िंदा रह रही है. वरना पहले 1940s 50s में अराउंड 50-55 औरतें मर जाती थी, अब नहीं मरती. तो क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन थर्ड वर्ल्ड में भी क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ गई है. तो कैन वी डू समथिंग फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ? बात करते हैं इस पर. ये ग्राफ वो पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर. एक मिनट, शायद मेरे बैग में हो. एक सेकंड मुझे टाइम दिए. ब्राउन बैग में इसमें होगा ना? नहीं बोला. प्रेजेंटर भी मंगवा लें अरसलान से गाड़ी में से. काम नहीं कर रहा. चलें सुन. तो अगर आप इसमें देखें तो 1900 तक ये थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और फिर शार्पली बढ़ाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हम पहुंच गए 80+ पे. 1900 तक 50 साल में औरतें मर जाती थी. 1950 तक भी 70 क्रॉस कर रहा था, और अब 2000 में 80 क्रॉस कर चुके हैं. इस मतलब रिप्रोडक्टिव एज तो यहाँ ख़त्म हो गई, इधर कहीं. तो मोर देन हाफ लाइफ हमारी मेनोपॉज में गुजरेगी औरतों की, मोर देन हाफ. तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ये. तो मेनोपॉजल इश्यूज़ पे मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. हम सबको पता है, आप सबको ही पता है, बहुत दफ़ा मेनोपॉज पढ़ा है. मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हमें इसमें करना क्या चाहिए. अब इसके पूरे लिटरेचर में बहुत चीज़ें भरी हुई हैं, बड़े सेमिनार, बड़े वर्कशॉप्स आप सबने अटेंड की हुई हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें, सब कुछ. क्रक्स ऑफ द मैटर आखिर में निकलता ये है कि आपने करना क्या है. नेचुरल इसको छोड़ दें, लिव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड लीव नेचर अलोन. नेचर जो कर रही है करती रहे. तो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि नेचर जो कर रही करती रहे, हमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. दूसरा एक ऑल्टरनेटिव यूज सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, होम्योपैथिक रेमेडीज़. होम्योपैथी बेचारे बोलते हैं कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं है, हमारे सब दवाएं में कोई साइड इफ़ेक्ट वैसे होते ही नहीं. तो अगर किसी को उससे आराम मिलता है तो ठीक है, ले ले भाई.
तीसरा ऑप्शन होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट करें, जिसमें आप स्पेसिफिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। जैसे आप सब ने एग्री किया कि मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करना चाहिए। एक मिनट, हाउ डू वी डायग्नोज कि ये सिम्टम मेनोपॉजल है? वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ऑफ हॉट फ्लशेस तो बड़ा स्पेसिफिक है विद मेनोपॉज। हेडेक्स, पेशेंट कहाँ जाती है? फिजिशियन के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। MRI हो रहा है, ब्रेन स्कैन हो रहा है। चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, गुस्सा, कहाँ जाती है? इरिटेशन। जाती नहीं है बोल तो, कहते अम्मा का दिमाग खराब हो गया, अम्मा बुढ़ापे में आके बदमिजाज हो गई हैं। फिर कहीं जाती भी है तो साइकियाट्रिस्ट। इचिंग, स्किन के पास चली जाती है। ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस, हेयर फॉल, इचिंग, कहाँ जाती है? स्किन के पास। बैक एक, जॉइंट पेन, कहाँ जाती है? ऑर्थो के पास। तो हमारे पास आती कब है? हमारे पास तो आती नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट के हत्ते चढ़ती नहीं है वो। डॉक्टर साहब मास्क लगा ली, आप क्राउड में बैठी, हमारे तो हत्ते गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो पहुँचती ही नहीं है वो, पहुँचती बहुत आखिर में। तो हम तो इस सिम्टम्स को पिक ही नहीं कर पाते, हम तो इसको डायग्नोस कर ही नहीं पाते। हमारे पास मेजॉरिटी जो रश लगा होता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स वालों का लगा होता है, ऑब्स्टेट्रिक का लगा होता है, इनफर्टिलिटी का लगा होता है, मेनोरेजिया का लगा होता है, फाइब्राइड का, पेल्विक पेन, यही देखते हैं ना हम। प्रोलैप्स ओल्ड एज में। मेनोपॉजल सिम्टम लेके तो कोई हमारे पास आता ही नहीं है। तो ये भी सोचने का कि हम इसको डायग्नोस कब करेंगे? डायग्नोस करेंगे तो ट्रीट करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो औरत जो मेनोपॉजल है और कुछ भी इस तरह की वेग सिम्टम्स कंप्लेन कर रही है, ऐसी महफिल में बैठे हुए हैं, फंक्शन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, लिहाजा में बैठे हुए हैं, औरतें तो बातें करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें तो कुछ जिक्र में आ जाती हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको एडवाइस करेंगे भाई आप गायनेकोलॉजिकल इशू भी देखें, हो सकता है मेनोपॉज की वजह से हो रहा हो। कुछ लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो गए हैं, वो लोग इसको देख लेते हैं, मेजॉरिटी को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है, मेजॉरिटी को अवेयरनेस नहीं है। अगर कि हमने सिम्टम पकड़ लिए तो क्या हम उसको मेडिकेशन से ट्रीट करें? ट्रीट स्पेसिफिक सिम्टम्स विद मेडिकेशन एज दे अराइज। जैसे जैसे सिम्टम आते जा रहे हैं ट्रीट करते हैं। हॉट फ्लैशेस के लिए हम क्या देंगे? हेडेक्स के लिए हम क्या देंगे? स्लीपलेस क्या देंगे? लॉस ऑफ लिबिडो बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए क्या करेंगे? तो एक एक सिम्टम को कंप्लेन करती जाएगी, आप ट्रीट करते जाएंगे, और वो ज़्यादा तो 50 डॉक्टरों के पास घूमती फिरती रहेगी। तो क्या हम ये सारे सिम्टम को अलग अलग लेके चलते हैं? बैक एक, घुटने का दर्द, पाँव का दर्द। अगला ऑप्शन है हार्मोनल, रिप्लेस द नेचुरल सब्सटेंस दैट इज मिसिंग। सीधी सी बात है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या देते हैं? पैनक्रियास काम नहीं करता तो क्या देते हैं? ग्रोथ हार्मोन कम हो, कद छोटा है तो वो क्या देते हैं? तो जिसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गायब हो गया उसको क्या देना चाहिए? लॉजिकल बात लगती देना चाहिए। तो क्या हम कभी वरी करते हैं कि TSH देने से या इंसुलिन देने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? सोचते हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं कि TSH उसकी ज़रूरत है, उसको देना है। नहीं देंगे तो मसले मसाइल। इंसुलिन नहीं देंगे तो दूसरे बहुत सारे मसले मसाइल। क्या आपने सोचा कि इंसुलिन कैसे बना, कहाँ से आया, पिग से आया कि गाय से आया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से आया? कभी इस सवाल हम नहीं सोचते। लेकिन जब हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में आते हैं तो हम ये सब बातें सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ हमारे दिमागों में एनग्रेव हो गई हैं, अंदर जम गई हैं, बैठ गई हैं। तो पहला तो ऑप्शन था कि जनाब नेचुरल मेनोपॉज है, they are genetically, women bodies are genetically programmed to go through a fertile phase that ends with the onset of menopause, and if this is a natural phenomena then why not accept it gracefully and work to improve life quality by diet, exercise and natural supplements, and that's it, हो गया menopause। तो एक ये है, and women have been going through menopause for thousands of years, it must be what nature intended and therefore should be left alone। 1000 ऑफ ईयर से मेनोपॉज हो तो रहा है, पर 8, 10, 12 साल, अब तो 30, 40 साल उनको जिंदा रहना है विद मेनोपॉज। और जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम शुरू होंगी वो अभी 8-10 साल में थोड़ी नजर आएंगी, वो नजर आएंगी 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब उनके बोन्स फ्रैक्चर होना शुरू होंगे। तो एक तरीका ये जो लोग करते हैं
दूसरा है कि भाई ऑल्टरनेटिव थेरेपी आप क्या ले सकते हैं, मैनी ऑप्शंस, मोस्ट आर अनप्रूवन। जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी है ना, फलाना पानी पी लो, फलाना दाल खा लो, फलाना सीड खा लो, फ्लैक्स सीड का बहुत नाम लिया जाता है, हैं इफ़ेक्ट होंगे इनके, लेकिन साइंटिफिकली कंट्रोल्ड स्टडीज़ नहीं हुई हैं जो इसको कंफर्म कर सकें। एक्सट्रीमली लिमिटेड डाटा एंड सेफ्टी प्रोफाइल, हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, हम हकीमी और दवाएं खाते हुए कभी नहीं सोचते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, लेकिन एक पैरासिटामोल की गोली खाने में साइड इफ़ेक्ट सोचते हैं। तो हर्बल दवाइयाँ खाने में हम कभी नहीं सोचते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, थक से उठा के खा लेते हैं, लेकिन इनमें हम ज़रूर सोचते हैं। तो सम ऑफ देम आर मॉडरेटली इफेक्टिव टू पार्शली दे कंट्रोल सिम्टम्स पार्शली, नॉट कम्प्लीटली, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ये वाला पॉइंट है। अब आ जाए मेडिकल ट्रीटमेंट पे। तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब होता है स्पेसिफिक ड्रग थेरेपीज टू ट्रीट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। हेडेक है तो पैरासिटामोल खा लो, कमरे में दर्द है तो शायद आप वारन खाना चाहेंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्रीट करना है तो आप स्टेटिन ले लेते हैं, डायबिटीज़ है तो ओरल टैबलेट्स ले लेते हैं, डिप्रेशन के लिए उसकी अपनी दवाइयाँ हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अपनी दवाइयाँ हैं। तो बेसिकली जब प्रॉब्लम आई तो आपने सोचा चलो इसको ट्रीट कर देते हैं। प्रॉब्लम आई एक तो आपने कहा चलो भाई ऑस्टियोपोरोसिस हो गई तो ये दे दो, डिप्रेशन हो गई है तो अब ये दे दो, डायबिटीज़ हो गई है तो आप ये दे दें, है ना। प्रॉब्लम आई और आपने ट्रीट किया। तो क्या कोई तरीका बच जाए, प्रिवेंशन पे आ जाए, प्रॉब्लम ना हो? अब बात आती है अगली हार्मोन सप्लीमेंट्स की। सॉरी, वापस चलो। हार्मोन सप्लीमेंट भी काफ़ी सारे हैं, कुछ उसमें ओवर द काउंटर भी मिलता है कि आप नॉन प्रिस्क्रिप्शन, हमारे तो खैर हर चीज़ और काउंटर मिल जाती है। कुछ बायो आइडेंटिकल हार्मोन थेरेपी होती है, कुछ ट्रेडिशनल हार्मोन थेरेपी होती है। इसमें देखते हैं से आगे पीछे कर सकते। वो असल में वो आँख को चमकता है ना, इसलिए वो मुँह से प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमने ऑप्शन देख लिए क्या क्या है। नेचर पे छोड़ दो, कुछ नहीं करो, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इस्तेमाल करो, कुछ होम्योपैथिक हकीमी इस्तेमाल कर लो, कुछ कर लो। अब इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन अच्छा है कौन सा बुरा है? कंपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? यू हैव टू एग्जामिन एविडेंस, दिस इज द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग। आजकल एविडेंस बेस्ड हर आदमी बोल रहा है, तो सारे ऑप्शन का हमें एविडेंस बेस्ड देखना पड़ेगा। need to understand the process of scientific reasoning and evidence-based medicine, difference between observational studies and double-blind crossover studies, randomization, perspective, retrospective, statistical significance। इतनी मोटी मोटी बातें कर दी है, बंदा क्या करे? ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही कि ये इतनी सारी रिसर्च वाली बातें और ये और वो, इन सबको होते होते लगेंगे सालों, और आखिर में रिजल्ट जो निकलेगा फिर उसमें फिर कोई कीड़े निकाल देगा कि ये तो ख़राब था, इसमें तो ये डिफेक्ट था, इसमें तो हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या करें? तो जब हम हकीमी दवाई इस्तेमाल करते हैं हम कुछ नहीं सोचते, जब हम छक्का खाते हैं हम कुछ नहीं सोचते, जब हम डिब्बे भर के मिठाई खाते हैं हम कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन जब हम एक हेल्थ इशू पे आते हैं और हमें एक चीज़ जो लैकिंग है बॉडी में उसको रिप्लेस करने की बात करते हैं, तो हमें इतने सारे सवाल में आ जाते हैं कि ये रिसर्च करो, वो रिसर्च करो, एविडेंस बेस्ड लाओ, फलाना और ढमका लाओ, और 25 साल बाद वो सब गलत साबित हो जाएगा। अभी कोलेस्ट्रॉल का क्या हुआ है? कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो तो क्या है, कोई परेशानी की बात नहीं। हमें सारी उम्र ड्राई फ्रूट और मलाई खाने से रोक दिया, अब क्या नहीं खाओ। असली घी से मना, अंडे से मना तो चलें थोड़ा सा इसके रिस्क एंड बेनिफिट्स। हम सब इस पे तो एग्री हुए थे इस क्वेश्चन। चलो जो लोग देर से हैं उनको एक क्वेश्चन में बांट दीजिए, कुछ लोग अभी आए। हम इस पे तो एग्री हो गए थे इस क्वेश्चनर पे कि सम ऑफ अस विल नीड सम मेडिसिन, है ना। हम सब का अगर ये निकालें तो सम ऑफ मेनोपॉजल वुमेन सम टाइम इन देयर लाइफ विल नीड सम मेडिसिन। इस पे तो हम सब एग्री हुए थे ना, ठीक है। तो देख लेते हैं इस मेडिसिन के क्या रिस्क होने वाले हैं और क्या बेनिफिट होने वाले हैं।
और क्या करना चाहिए। ये मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनसे डेथ्स होती हैं और जिसको अच्छा मैं मास्क ले रही हूँ कि मैं आप लोगों से थोड़ा दूर हूँ, आप लोग करीब बैठे हैं, मास्क नहीं उतारिए। ये चूँकि ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो मेनोपॉज से रिलेटेड हैं और मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं। कार्डियोवैस्कुलर, ऑस्टियोपोरोसिस, कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, डिमेंशिया, इंसोम्निया, ओवेरियन कैंसर, मैक्यूलर डिजेनरेशन आई का मसला, डायबिटीज़, ब्रेस्ट कैंसर, क्लॉटिंग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, आर्थराइटिस। इन सब को हम कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मेनोपॉज से भी एसोशिएट कर सकते हैं। और हार्मोन ट्रीटमेंट, जब हम हार्मोन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इन सब के ऊपर हम जंप लगा खड़े होते हैं, अरे इससे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ओ भाई ये कभी भी नहीं लेना, इससे तो एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, किधर है ऑस्टियोपोरोसिस, किसको, आप 65 साल की हैं, आप घूमते रहिए, किधर है आपको, भाई आप डेक्सा स्कैन कराएंगे तो नजर आएगा, सिम्टम तो नहीं होता ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस इज एसिम्प्टोमेटिक, यू डोंट डायग्नोस इट अंटिल फ्रैक्चर हैपेंस, और फिर आपको डेक्सा में पता चलता है। एंजाइना होते होते एक दिन अटैक हो गया तो पता चला कि 3 वेसल ब्लॉक, तो ब्लॉक होने के बाद पता लगा ना। तो ये सारे रिस्क एजिंग एंड मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड हैं, जिस पे हम देख लेते हैं क्या क्या जा सकता है। क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, वेजोमोटर सिम्टम्स, हॉट HRT का ये तो प्रूफ हो चुका है साइंटिफिकली, डबल ब्लाइंड कंट्रोल फलाना धमाका, कि इट इम्प्रूव्स वेजोमोटर स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग हॉट फ्लैशेस। आप लोगों ने कभी कोई पेशेंट देखी है जिसकी सिर्फ हॉट फ्लैशेस की वजह से ज़िंदगी अज़ाब हो गई है ना? कितने लोगों ने देखा है? काफ़ी लोगों ने देखा है, इसका मतलब मैंने भी देखा है, काफ़ी लोगों ने देखा है। इसका मतलब ओनली हॉट फ्लैशेस कैन वर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैन वर्सन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उसकी वजह से फिर बाकी सारे मसले मसाइल। तो रात को हॉट फ्लैशेस होते हैं, सो नहीं सकती, दिन को काम नहीं कर पाती है। अभी एसी खोलो, अभी एसी बंद करो, अभी पंखा खोलो, अभी पंखा बंद करो, अभी बाहर जाओ, अभी सर्दी लग रही है, अभी गर्मी लग रही है, अभी वो ओनली हॉट फ्लैशेस कैन डू ऑल दिस थिंग। दूसरा HRT ने ये तो बता दिया कि इट मेंटेन्स इलास्टिसिटी ऑफ स्किन एंड टिश्यूज़। ये हम सब ने गायनी में ऑब्जर्व किया है कि एक औरत जो 80 साल की होती है, जिसके एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी को 30 साल गुजर चुके हैं, उसके वेजाइनल टिश्यूज़ कैसे होते हैं, उसकी स्किन कैसे होती है, हम जब वेजाइनल सर्जरी करते हैं तो कैसा मिलता है हमें, और एक औरत जो 50 साल की है या 45 की है, जिसको एस्ट्रोजन अभी मिल रहा है, उसकी कैसी होती है। ये भी देख लिया गया है कि इट इम्प्रूव स्लीप पैटर्न एंड डिक्रीजेस फटीग। जब रात की स्लीप अच्छी होगी तो फटीग भी नहीं होगा। अगर वो हॉट फ्लैशेस से और बार बार अर्जेंसी से उठती है रात में, तो स्लीप तो नहीं हुआ, हेडेक से स्लीप नहीं हुआ, तो अगला दिन भी फटीग में ख़राब गुजरेगा, अगली रात ऐसी गुजरेगी, अगले दिन ऐसी गुजरेगा। तो ओनली दीज सिम्टम्स कैन कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। इट इंक्रीजेज सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड इज बेटर रिकॉल मेमोरी प्रॉब्लम्स स्लोइंग। मेमोरी के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और रिकॉल सिस्टम इनका बेहतर हो जाता है। ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन हैं। मैं इन सब के डिटेल में जाऊंगी तो बहुत मसला हो जाएगा। परसेप्शन क्या होती है, लोग हैं, हम लोग सब अपने जहन में कोई ख्याल कैसे बनाते हैं, वट ये जो समझ आता है, हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह है जो हमें देख रहा है, तो हमारे बहुत से डिसीजन उसके हिसाब से बनते हैं। एक बंदा बिलीव करता है कोई अल्लाह वल्लाह नहीं, भाई बस जितनी ज़िंदगी है इसके बाद ख़त्म, उसका डिसीजन फ़र्क होता है, ठीक है। उसको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए होता है, लेकिन हमें पता है कि अपने फ़ायदे में हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, तो कोई देख रहा है, ठीक है। तो आपका जो बिलीफ है वो आपके डिसीजन को अफेक्ट करता है। अगर आपका ये बिलीफ है कि HRT से रिस्क है ब्रेस्ट को, तो आपके डिसीजन को लाजमी अफेक्ट करेगा। अगर आपको ये बिलीफ है कि नहीं जी मैंने तो बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ ली देख ली, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो आपके डिसीजन को इफेक्ट करेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें अपना बिलीफ सिस्टम पहले ठीक करना पड़ता है, फिर हमारे एक्शन अकॉर्डिंगली होते हैं, हमारे डिसीजन एंड एक्शन अकॉर्डिंगली होते हैं। अगर आपको बिलीफ है कि डॉक्टर शाइन फ्रॉड है, तो आपका एक्शन फ्रॉड होगा, आप पेशेंट नहीं भेजेंगे मेरे पास।
अगर आपको बिलीव है कि नहीं वहाँ तो अच्छा काम हो जाता है तो थैंक यू वेरी मच, आप सब भेजते हैं मेरे पास। तो ठीक है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपके एक्शंस को और आपके डिसीजंस को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो बिलीफ सिस्टम ये चल रहा है कि एस्ट्रोजन एंड ब्रेस्ट कैंसर आर रिलेटेड। इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है कि कितना इसमें ट्रूथ है। दूसरा है कि इज ब्रेस्ट कैंसर अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ? क्या है हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन? किसी को याद है? ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ? नहीं, कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, वुमेन जितनी भी औरतें दुनिया में मरती हैं, नंबर 1 कॉज क्या है? कार्डियोवैस्कुलर, स्ट्रोक होगा या हार्ट अटैक होगा, कार्डियोवैस्कुलर। सारे कैंसर्स में लीडिंग कॉज ब्रेस्ट कैंसर है। 1 in 10 या 1 in 12 तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क वैसे ही है। जो हार्मोन नहीं लेता उसको भी ये हार्मोन तो वैसे ही है, तो इसको फिर इससे लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस। तो इसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन को सीरियसली लिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर इतनी अच्छी चीज़ है इस हिसाब से कि यू कैन स्क्रीन इट और अर्ली स्टेज में यू कैन पिक इट एंड वंस यू पिक इट यू ट्रीट इट। तो उस हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन सब पॉसिबल है। तो फिर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डरने की क्या ज़रूरत है? अब जिनका बायलेटरल मैस्टेक्टमी करा ब्रेस्ट कैंसर का खौफ था, ठीक है, उनकी जेनेटिक हिस्ट्री पीछे, उनका बरका एंटीजन और फलाना एंटीजन और फैमिली हिस्ट्री फलाना ढंग, जब इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो तो ठीक है, उनका अपना डिसीजन था। दे बिलीव्ड कि उनको कैंसर हो जाएगा, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि बायलेटरल मैस्टेक्टमी करा दी। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के नाम आते हैं इसमें, ठीक है, फाइन। लेकिन क्या ये रिस्क हर एक के लिए नहीं है? देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स और सबसे स्ट्रॉन्ग वही है जेनेटिक वाला, बरका जीन वाला। अब रिकमेंडेशंस क्या हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल हार्मोन थेरेपी के लिए आज के ज़माने में? ये 2007 की स्टडी है, 2007 की स्लाइड है ये, सॉरी, लेकिन कहाँ चली गई? पीछे चली गई। हाँ, 2007 की स्लाइड है, लेकिन ये अभी भी वैलिड है। रिकमेंडेशन ऑन पोस्ट मेनोपॉज़ल हार्मोन थेरेपी आज क्या है कि द सेफ्टी ऑफ HRT लार्जली डिपेंड्स ऑन एज। किस एज पे आप शुरू कर रहे हैं HRT? क्या आप पेरी मेनोपॉज शुरू कर रहे हैं? क्या आप मेनोपॉज पे शुरू कर रहे हैं? क्या आप पोस्ट मेनोपॉज शुरू कर रहे हैं? और कितने साल पोस्ट मेनोपॉज शुरू कर रहे हैं? सेफ्टी का प्रोफाइल वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। वुमेन यंगर देन 60 years old should not be concerned about the safety profile of HRT। 60 ईयर्स से कम जो ख्वातीन हैं, मेनोपॉज तो 47, 48, 49 पे हो गया, तो 60 ईयर्स से पहले अगर आप उनको HRT शुरू करते हैं तो उनका कोई इशू ही नहीं है, इसलिए कि अभी तो उनकी बॉडी को बिल्कुल पक्का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की नीड है, रिक्वायरमेंट है, और सेफ्टी का कोई इशू नहीं है उनको। न्यू डाटा एंड रीएनालिसिस ऑफ ओल्डर स्टडीज़। ओल्डर स्टडीज़ का मतलब कौन सी स्टडी? बदनाम है ज़माना, WHI स्टडी, जिसने ये इतना बड़ा U-टर्न करवा दिया। और वो स्टडी में लाखों गलतियाँ निकल गई। उसके बाद उन्होंने प्रेस में आके अनाउंस कर दिया, किसी साइंटिफिक जर्नल में नहीं गया, सीधा प्रेस में आकर उन्होंने अनाउंस कर दिया। प्रेस वालों को क्या पता, वो खबर लेकर उड़ गए, सारी दुनिया में पैनिक फैल गया। और उसके बाद जब उसकी एनालिसिस हुई है स्टडी की, तो उसमें कितनी गलतियाँ निकल आई। एवरेज एज ऑफ इंडक्शन ऑफ वुमेन फॉर दैट स्टडी वाज 63। 63 में कौन सा मेनोपॉज भैया? उसको तो वो तो 10 साल गुजार चुकी मेनोपॉज के। उसको जो कार्डियक इशू होना था वो स्टार्ट हो चुका था। उसको जो हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म के प्रॉब्लम्स शुरू होने थे वो तो ऑलरेडी हो चुके थे स्टार्ट। अब आपने HRT दिया तो क्या हुआ? क्या पता आपको प्रिवेंशन तो नहीं किया आपने। तो HRT इज नॉट सेइंग इट इज थेरेप्यूटिक, इट्स नॉट थेरेप्यूटिक, इट्स प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंशन का टाइम तो निकल गया था। तो एवरेज एज उसमें 63 थी मीन एज, जो कि शुरू से ही वहाँ से गलती हो गई थी। तो न्यू डाटा, उसके बाद जो स्टडीज़ हुई हैं उस पर हम बात करेंगे अभी। न्यू डाटा एंड रीएनालिसिस ऑफ ओल्डर स्टडीज शो दैट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ हार्मोन थेरेपी गिवन फॉर ए क्लियर इंडिकेशन are many and the risks are few when initiated within a few years of menopause. As early as possible is better.
आप स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं तो भी ठीक है, आप उसके जनरल मेनोपॉजल इश्यूज़ के लिए दे रहे हैं तो भी ठीक है, सेफ्टी का कोई इशू ही कोई नहीं है, दे आर रिस्क फ्री इफ़ यू स्टार्टेड अर्लियर। कंसेंसस ऑन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ हार्मोन ट्रीटमेंट, अभी आप देख लें कौन कौन इसको अप्रूव कर रहा है। It should be prescribed at the lowest effective dose and for the shortest duration consistent with treatment goals and risks for the individual woman. FDA ऑफिस ऑफ वुमेन हेल्थ यही कहता है, नॉर्थ अमेरिकन मेनोपॉज सोसाइटी यही कहती है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी यही कहता है। तो जब ये इतने बड़े बड़े बॉडीज़ ये बातें कह रहे हैं तो हमें कान धर के सुनने की ज़रूरत है। और उन्होंने खुद ही कह दिया भाई कि आप लोएस्ट डोज यूज़ करें, मिनिमल पॉसिबल टाइम के लिए यूज़ करें, और जो सिम्टम्स हैं, जो आपका गोल है, इसके हॉट फ्लैशेस ख़त्म करने हैं, उसके लिए यूज़ करें। इनको पीरियड्स के इश्यूज़ हो रहे हैं उसके लिए यूज़ करें, इनको सेक्सुअल इश्यूज़ हो रहे हैं उसके लिए यूज़ करें। तो पेशेंट को कैटेगराइज करके आप लो डोज थेरेपी दे दें, आपको बहुत परेशानी है, लो डोज थेरेपी दे दें। लो डोज थेरेपी इज़ एज इफेक्टिव एज अदर। हुई थी बहुत बड़ी स्टडी, वुमेन होप स्टडी, वो WHI के बाद ये 2-3 बड़े बड़े रिसर्चेस हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। ये था इफेक्ट ऑन ऑस्टियोपोरोसिस स्पाइन की और हिप की। रेड लाइन है ये प्लेसिबो, इसमें जो डार्क ब्राउन है वो अकेला एस्ट्रोजन है, सॉरी एस्ट्रोजन 0.6 का है, फिर 0.4 का है, और जो ग्रीन है वो 0.3 का है। इसमें हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं। बेसलाइन ये है, यहाँ पे ये है, टाइम के साथ ऑस्टियोपोरोसिस ख़राब होता जा रहा है, सॉरी BMD, सॉरी BMD ख़राब होता जा रहा है टाइम के साथ, बोन मास डेंसिटी ख़राब होती जा रही है बेसलाइन से लेके 2 साल में। लेकिन जब इन लोगों को हमने हार्मोन दिया तो फिर आप ये देखें BMD भी कम हो गया, इतना लो नहीं गया, इतना लो ये गया था। और ये प्लेसिबो है, इनको कोई मेडिसिन नहीं मिली। और ये जो ग्रीन वाले हैं 0.3 वाले ग्रीन, इसमें BMD बढ़ रहा है, ये सब में BMD इम्प्रूव हो रहा है, हिप की BMD बढ़ रही है। प्लेसिबो दिया तो डाउन जा रहा है, लेकिन जब आप एस्ट्रोजन तीनों में से कोई भी दे दें, 0.6 वाला, 0.4 वाला, 0.3 वाला, तो BMD बोन मिनरल डेंसिटी ऊपर जा रही है। इट इज़ गुड फॉर बोन हेल्थ, इस स्टडी ने ये प्रूव किया था। सेफ्टी प्रोफाइल 0.3 के साथ जब 0.3 मिलीग्राम यूज़ किया गया, हम कह रहे हैं ना कि आप लो डोज इस्तेमाल करें, आप परेशान नहीं हो, ज़्यादा आपको डर लगता। टोटल केस ऑफ हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया 0.3 पे, ये इसमें यूट्रस इंटैक्ट है। ये जो आप एक कहानी ये भी होते हैं, यूट्रस है कि नहीं है, इंटैक्ट है कि नहीं, इसमें यूट्रस मौजूद है। और बस 1 साल तक उनको 0.3 दिया गया, 74 ख़वातीन को कुछ हाइपरप्लेजिया नहीं हुआ। और जब 2 साल दिया गया 63 ख़वातीन को, तो 2 को हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जो कि हाईएस्ट नहीं है। अच्छा, हाइपरप्लेजिया रेट कितना देख लें आप, यहाँ तो 0 है, यहाँ 3.1 बन रहा है। इससे हम लोग डरते हैं ना, सब एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाएगा, तो टाइम के साथ कोई सिग्निफिकेंट इसमें नहीं। इसमें ज़्यादा है ऑफ कोर्स, 0.625 वाले में ज़्यादा है रेट परसेंटेज के हिसाब से, और प्लेसिबो में तो नहीं है, सही है। तो 0.3 में इवन अगर यूट्रस मौजूद है, आप सिर्फ एस्ट्रोजन दे रहे हैं, तो भी 2 साल तक कोई मसला नहीं है। दूसरी बात क्या बताई इस होप थेरेपी ने, होप थेरेपी कि सस्टेन थेरेपी कैन इंक्रीज लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट। सस्टेन थेरेपी मतलब लॉन्ग टर्म थेरेपी दें। एडवर्स इवेंट्स वर रिपोर्टेड लेस फ्रीक्वेंटली इन द लोअर डोज ग्रुप। हम डरते हैं HRT से, ठीक है भाई, बहुत डरते हैं, तो आप ना दें हाई डोज, आप लोअर डोज बड़ा सेफली दे सकते हैं। लोअर डोज ऑफ एस्ट्रोजन अलोन प्रोवाइड फेवरेबल लिपिड प्रोफाइल and do not adversely impact carbohydrate metabolism. Lower dose may lead to higher rates of initiation continuance of HRT. इसमें ख़ास बात ये भी है कि लोअर डोज आप देते हैं तो आप देखते हैं कि पेशेंट ज़्यादा लंबे अरसे तक कंटिन्यू करते हैं HRT को। हाई डोज में कभी कोई स्पॉटिंग हो जाए, कोई ब्लीडिंग हो जाए, ज़्यादा तो वो छोड़ देते हैं, तो इसमें पेशेंट का कंप्लायंस भी बेहतर रहता है।
लोअर डोज ऑफ सी अलोन, कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं है इसके साथ, इज़ वेरी इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंड सीवियरिटी ऑफ हॉट फ्लैशेस। सिर्फ हॉट फ्लैश की केयर देना है तो आप बिल्कुल ये दे सकते हैं, उसको यूट्रस मौजूद है फिर भी दे सकते हैं, बिकॉज इतना लो डोज है कि ये कोई खास इफेक्ट करके ही नहीं बनना चाहता। हम इसी पे तो वो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया कर देगा, पता नहीं कुछ ही होगा। ठीक है जी। मैम फिर सीक्वेंशियल देना होगा या कंटीन्यूअस होगा? अगर हम नोट कंटीन्यूअस ये होप स्टडी ने बताया अलोन कंटिन्यूस, हाँ अलोन, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता आप कंटिन्यूस दें या सिक्वेंशियल दें। अलोन वर इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग वेजाइनल मैच्योरेशन इंडेक्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, मीन्स के एस्ट्रोजेनाइज कर रहे हैं वेजाइना को, और उसका क्या मतलब, सेक्सुअल एक्टिविटी इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी, उससे क्या होगा, बच्चे तो नहीं होने, उससे क्या होगा, घर का माहौल, सोशल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, शौहर से झगड़े, फिर शौहर से झगड़े होंगे तो उसका दोनों का मूड ऑफ होगा, तो फिर बच्चों से झगड़े, फिर सारे घर का माहौल, मतलब आती हैं औरतें कंप्लेन लेके आती हैं कि माई हस्बैंड इज डिमांडिंग एंड आई जस्ट कांट, इट इज टू पेनफुल फॉर मी। तो कुछ करें इसके लिए, ये डिमांड करती हुई आती हैं, उनको पता है उसकी वजह से मसले हो रहे हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका इशू सॉल्व करने में। ऑल डोजेज ऑफ सी जो पिछली स्लाइड में दिखाया कि दे ऑल आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इन इम्प्रूविंग बीएमडी। इवन ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो भी चुका है तो भी आप इससे इसको थोड़ा सा रिवर्ट कर सकते हैं एंड मेंटेन स्केलेटल हेल्थ, इवन लोअर डोजेस कैन मेंटेन स्केलेटल हेल्थ, मेंटेन भी करेगा और अगर ऑस्टियोपोरोसिस को थोड़ा रिवर्ट भी कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर, इससे बहुत खौफ है क्या, एस्ट्रोजन अलोन हार्मोन थेरेपी डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन। ये भी इस स्टडी ने दिखाया है। कैसे दिखाया है, इस स्लाइड को देखें, इसमें जो लाल वाली लाइन है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, रेड वाली, और जो येलो है वो प्लेसेबो है। और उस साइड पे चले जाएं तो जो लाल वाली है वो सिर्फ एस्ट्रोजन है और येलो वाली वो प्लेसेबो है। इस ग्रुप में उन्होंने प्लेसेबो दिया, येलो लाइन, और उन्होंने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों दिया, ठीक है। और इन्होंने देखा कि कितने टाइम में, सालों में, 7 साल तक इसको फॉलो किया गया। तो उन्होंने देखा कि जहाँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंबाइन मिल रहा था, यहाँ तक तो आगे पीछे चल रहा था 4-5 साल तक ना, देयर इज नो रिस्क। 5 साल तक जो प्लेसेबो कर रहा है वही ये कम्बिनेशन कर रहा है, लेकिन 5 साल के बाद इस कम्बिनेशन में थोड़ा सा राइज हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, इस कम्बिनेशन में थोड़ा सा राइज हुआ है। वहाँ जाइए, वहाँ उन्होंने क्या किया, सिर्फ एस्ट्रोजन दिया है जो कि रेड लाइन है, और येलो लाइन प्लेसेबो है। तो जो नेचुरल इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का वो जा रहा है एज के साथ ऊपर, ये प्लेसेबो है, कुछ नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल नेचुरल इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऊपर जा रहा है। तो एज के साथ ये खुद ही ऊपर जा रहा है, आप कुछ ना करें तो भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जब आपने सिर्फ एस्ट्रोजन दिया है तो नीचे आया। अब क्यों ये हमारा बिलीफ है कि एस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर करता है? एस्ट्रोजन नहीं करता है, प्रोजेस्टेरॉन इज द कल्प्रिट। प्रोजेस्टेरॉन इज द कल्प्रिट फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड फॉर क्लॉटिंग। इन दोनों चीज़ों में प्रोजेस्टेरॉन का रोल है, एस्ट्रोजन का रोल ही वही है। ये स्टडी इतनी क्लियर इसने शो किया है इसको, और इसका रेफरेंस भी है मेरे पास, ये ठीक है। तो जहाँ अगर आपने सिर्फ एस्ट्रोजन दिया है तो यू माइट बी प्रिवेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर एंड नॉट इंक्रीजिंग एंड शुरू में यहीं से शुरू हो गया, बिल्कुल अर्ली ईयर्स के बाद से ही नेचुरल इंसिडेंस ऊपर जा रहा है, लेकिन इतना ऊपर नहीं। बेनिफिट्स लो डोज वर्सेस हाई डोज, सिमिलर बेनिफिट्स हैं। जो बेनिफिट आपको हाई डोज है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेजाइनल ब्लीडिंग, वेट गेन, रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी चीज़ें उससे कंपेरेबल नहीं है। एक्सेप्टेंस बेहतर है, इम्प्रूव्ड कंटिन्यूएंस, बेटर कंप्लायंस है,
and long-term health benefits of more. Who is the right candidate for HRT? किन औरतों को आप HRT देना चाहेंगे, बताएं? तो नेचुरल मेरे पास तो सबको होगा, 100% औरतों को होगा, 100% औरतों को होगा, तो सबको देना है। वुमेन विद सर्जिकल मेनोपॉज, 35 साल की उम्र में हमने THBSO कर दिया, प्रीमेच्योर मेनोपॉज, वुमेन हु डिमांड HRT, नेचुरल हुआ है, आप तो देना नहीं चाहते पर वो मांग रही है। हाई रिस्क वुमेन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, ये सारे कैंडिडेट्स हैं HRT के। जब हम नेचुरल मेनोपॉज की औरत को दे रहे हैं तो मतलब 100% औरतों को दे रहे हैं, और 100% औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस होगा। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। और जब फ्रैक्चर हो जाएगा, क्या मॉर्बिडिटी है इसके साथ, फीमर नेक फ्रैक्चर के साथ कितनी मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी? ओल्ड एज में जब फ्रैक्चर होता है 50% तो मोर्टेलिटी है, और बाकी जो 50% बचते हैं उनमें 70-80% मॉर्बिडिटी, बेड रिडन हो जाते हैं। उनको उठाना, चलाना, फिराना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर प्रोलॉन्ग इलनेस, सिकनेस, बेड रिडन पेशेंट ओल्ड एज में, तो फिर तो सिकनेस ही शुरू होती है ना, कोई ना कोई बीमारी फिर लगी रहती है। तो बहुत हाई मॉर्बिडिटी है फ्रैक्चर फीमर की ओल्ड एज ख़वातीन में। पुलिस फ्रैक्चर हो जाता तो चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन रिब फ्रैक्चर इनको फ्रीक्वेंट होते रहते हैं। अचानक बोलेंगे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ये हुआ है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। रिब फ्रैक्चर तो वैसे ठीक हो जाता है, पेन तो होता है, पेन बहुत होता है, वो डीप ब्रेथ नहीं लेते हैं, डीप ब्रेथ नहीं लेते हैं, लंग का एक पार्ट कोलैप्स हो जाता है, वहाँ इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं। बैक एक की कंप्लेन औरतों में होती लाजमी होती है। क्या होता है, और बात बड़ी सीवियर होती है। क्या होता है, माइक्रो फ्रैक्चर्स वर्टिब्रल बॉडी के अंदर, जो स्पंजी बोन है, वहाँ वर्टिब्रल बॉडी के अंदर माइक्रो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इसलिए कि वो बोन इतनी थिन हो गई, वो बॉडी का वेट नहीं संभाल पा रही, तो वो सीवियर पेन है, थोड़ा लोटे पोटे, थोड़ा दवाई खाए, ये खाएगा ठीक हो गया, मॉर्बिडिटी तो है ना। तो मॉर्बिडिटी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, अनडायग्नोज ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बहुत है। और जब फ्रैक्चर हो गया तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सक्लूजन किनका है, किनको आप नहीं देंगे, तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, इनको आप नहीं देंगे। अच्छा, इसमें ये पता है, नॉन सस्पेक्टेड और पास्ट ब्रेस्ट कैंसर, नॉन तो खैर ट्रीट हो रहा होगा, सस्पेक्ट का भी सस्पिशन दूर किया जाएगा, फिर उसको ट्रीट किया जाएगा। पास्ट ब्रेस्ट कैंसर मतलब पास्ट क्योर्ड ब्रेस्ट कैंसर ना, पास्ट ब्रेस्ट कैंसर मतलब कि क्योर हो चुका है। आजकल तो ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी क्योर हो भी जाते हैं। तो क्या ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में, मैं तो इससे भी एग्री नहीं करती हूँ। इसको तो हम अभी पता करेंगे, ट्रीट करेंगे, इसको भी हम ट्रीट करेंगे, इससे मैं एग्री नहीं करती हूँ। मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ कि पास्ट ब्रेस्ट कैंसर जिसका क्योर्ड है उसको हम HRT ना दें, एस्ट्रोजन नहीं दें, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं उसको भी दूँगी, ये मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ। अगर वो डिमांड करती है, अगर उसके सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं, अगर उसके दूसरे सोशल लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, सो आई गिव इट टू हर। मैं उसको सर्विलेंस में रखूँगी, जाहिर बात है, फिर इसको देखा जाएगा, जो भी किया जाएगा। नोन और सस्पेक्टेड एस्ट्रोजन डिपेंडेंट न्यूप्लेजिया, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इनमें सही बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इससे हमें 110% यकीन है कि ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट टिश्यू है। एंडोमेट्रियम हमें पक्का पता है कि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट टिश्यू है और प्रोलिफरेट करता है, हाइपरप्लास्टिक हो जाता है, इसलिए इसमें हम नहीं देंगे। एक्टिव और हिस्ट्री ऑफ आर्टेरियल थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़, ऑफ कोर्स इसमें भी ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लिवर डिसफंक्शन, हर चीज़ इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी, तो वो तो एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी तो हर ड्रग्स के साथ ये इशू है। थैंक यू, मैं बोल रही हूँ, अभी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ सवाल रहते हैं। हाँ जी, जवाब चाहिए। डॉक्टर शबाना ने कहा था कि नेचुरल चीज़ें जाने दो। नहीं, आपने पहले सवाल में ये कह दिया था कि नेचुरल है, जाने दो।
सो डू वी ऑल एग्री कि ये प्रॉब्लम है? What are the effects of estrogen therapy on hypertension and diabetes? बेटर, इट मेक्स इट बेटर। एस्ट्रोजन थेरेपी से एक तो हाइपरलिपिडेमिया वाली बात कम हो जाती है, थोड़ा सा वेजोडाइलेटिव इफेक्ट भी होता है। एक्चुअली इट इज़ ए फेवरेबल इन हार्ट इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स सिवाय एम्बोलिज्म के। अगर ये 60 से पहले स्टार्ट करें तो अगर ये पेरीमेनोपॉज या अर्ली मेनोपॉज, वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, ये एक विंडो है हमारे पास पेरीमेनोपॉज से लेके अर्ली मेनोपॉज का। इस विंडो पे अगर आप ये शुरू कर दें तो यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाद में शुरू करें तो बेकार है, ऐसा नहीं है। आप जब भी शुरू करेंगे वो उसके ऑस्टियोपोरोसिस को वहाँ हॉल्ट कर देगा, जो भी प्रोसेस चल रहा था वो ऑस्टियोपोरोसिस वहाँ हॉल्ट हो जाएगी। आप जब भी शुरू करेंगे उसकी स्किन, उसके बाकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लिपिडीमिया बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप जब भी शुरू करेंगे सेक्सुअल लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उसका मूड क्वालिटी ऑफ लाइफ सब शुरू हो जाएंगी। तो RCOG क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे टॉप पे आती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप 100 किलो की खातून है तो मैं क्या हेल्प करूँ आपकी? आपने खुद ही अपने आप का बड़ा रखे हुआ है। अगर आप रात को 3 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, तो आपकी क्या हेल्प करेगा इंसान? तो लाइफ स्टाइल चेंजेस सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में एक तो ये हर्बल है, इसका नाम आता है। ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी बताया जाता है। रेस्वेराट्रॉल, ट्रॉल आजकल ये बहुत चल पड़ा है और बहुत कुछ दिया जा रहा है, लोग ले रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होता ही होगा, लाजमी होता है। जैसे फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड से भी सिम्टम्स में कमी होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इसलिए उसमें कैल्शियम बहुत है, तो वो कहते हैं वो उसके लिए बेनिफिट है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी RCOG रिकमेंड करती है। इससे पहले मैंने अमेरिकन स्टडीज़ बताई, अमेरिकन बॉडीज़ बताई थी, ये UK की बॉडी है। अच्छा, अब लफ्ज़ HRT जो है ना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये इतना बड़ा खौफ बन गया है ना लोगों के दिमाग में कि अब इसका नाम चेंज करके ERT कर दिया गया है, या MHT, मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। एक औरत जो गूगल पढ़ के आ गई है, वो HRT जानती है, वो चीखें मारेगी आपने मुझे क्यों दे दिया, मुझे कैंसर हो जाएगा। आप उसको MHT बोल के देंगे तो नहीं मारेगी चीखें, ERT बोल के देंगे तो चीखें नहीं मारेगी। कौन सा हार्मोन देना है? मोस्ट फेवरेट हार्मोन नेचुरल एस्ट्रोजन, जिसमें कोई चेंज नहीं है। जो एस्ट्रोजन का मॉलिक्यूल अल्लाह मैंने बनाया था वही मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें के कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन आता है, हम सबको पता ही है। या सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, जो कि एस्ट्रोजन वेलेरिएट है, जो कि फैक्ट्री में बनता है। तो इसमें से आपकी चॉइस है, आप क्या चूज़ करना चाहेंगे। प्रोजेस्टेरोन अगर देना है, कौन सा देना है? नेचुरल, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नेचुरल सिंथेटिक में नॉरेथिस्ट्रोन आता है, जो कि हमारा प्यारा दुलारा प्राइमोटेन, हर मर्ज का इलाज प्राइमोटेन। अब बनाए इसको ब्लीडिंग साइकिल, आर्टिफिशियल साइकिल एंड नो ब्लीड साइकिल। एक बहुत बड़ा इशू ये ना कि यूट्रस इंटैक्ट है, ब्लीड करवाना है, नहीं करवाएंगे तो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाएगा, तो हम नहीं दे रहे। एक बहुत बड़ा इशू है ना ये इंटैक्ट यूट्रस। अब हर एक का यूट्रस हम नहीं निकाल सकते, यूट्रस निकालो तो HRT दें, HRT भी देना है। और अगर हम ब्लीड करवाएंगे तो औरत परेशान होती है। तो मैम आपने कहा था ना कि कंटिन्यूअस लो डोज एस्ट्रोजन देते हैं, इसी की बात करें, नो ब्लीड यही है ना, नो ब्लीडिंग। लो डोज एस्ट्रोजन जो मेनोरिन के नाम से आती है, एक टैबलेट रोज़ का दें, और साथ में एक प्रोजेस्टेरोन रोज़ का दे दें। ये मेनोरिक रहेंगी, लंबे अरसे मेनोरिक रहेंगी। अगर आपको बहुत परेशानी है, 6 महीने अल्ट्रासाउंड करा के एंडोमेट्रियल थिकनेस देख लें, एंडोमेट्रियल थिक नहीं है, चलने दें। अगर कभी आपको लगा कि एंडोमेट्रियम 0.6, 0.7, 0.8 हो गई है और शी में स्टार्ट स्पॉटिंग नाउ, 10 दिन के लिए रोक दें, लेट हर हैव ए विड्रॉल ब्लीड, और फिर शुरू कर दें। तो ये 6 महीने बाद भी हो सकते हैं, 8 महीने बाद भी हो सकते हैं। कोई उसको एवरी मंथ साइकिल के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इसमें क्यों प्रोजेस्टेरोन ऐड करें? ये थोड़ा सा ट्रॉफी करता है ना उसकी एंडोमेट्रियम की, एस्ट्रोजन तो प्रोफिलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन जब कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, हैं? ब्रेस्ट सर्विलेंस पे जाना पड़ेगा, इसके बहुत लो डोज है ना, इतने लो डोज में ब्रेस्ट को क्या करेगा ये? लेकिन अच्छा, वैसे भी 5 साल तक तो ब्रेस्ट को रिस्क ही कोई नहीं है। 5 साल तक तो ब्रेस्ट को कोई रिस्क ही नहीं है। 5 साल बाद कितना बढ़ता है?
चलिए इम्तहान देने वाले लोग बताएं, HRT देने के हैं। It's not more than 10%. हाँ, क्या बात कर रही हैं, 0.1% है इम्तहान देने वाले। आप लोग सोचिए 5 साल तक कोई रिस्क नहीं है, 5 साल के बाद HRT से 0.1% रिस्क बढ़ता है। साइकिल अगर वो साइक्लिकल ब्रेक है आप For recording. एवरीडे ट्वाइस डेली 14-15 दिन देते हैं और फिर स्टॉप कर दें, फिर दोबारा शुरू कर दें। मैं तो 14-15 दिन, मैं तो फिर अगर मुझे उसका साइकिल बनाना ही है ना तो मैं उसको एटलीस्ट 30 डेज़ का साइकिल तो बनाऊँ। 30 डेज़ तक स्टॉप कर दें, ब्लीड फ्री हो जाए, 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन बाद फिर से शुरू कर दें, फिर 30 डेज़ जाने दें उसको। हम क्यों हर 14-15 दिन पे या 20 दिन पे साइकिल बना रहे हैं, हम 30 डेज़ से बनाएं, सुकून से ज़िंदगी गुजरे कुछ उसकी। अगर साइकिल नहीं करना है तो फिर ये वाला करें, नो ब्लीड वाला, जिसमें आप चलेंगे 8 महीने 8 महीने। और भी कोई है नो ब्लीड वाला प्रिपरेशन हमारे पास अवेलेबल? It's only estrogen. एस्ट्रोजन, टिबोलोन, लिवियाल टिबोलोन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक्सट्रैक्ट है। टिबोलोन लिवियाल बहुत यूज़ किया मैंने भी काफ़ी अरसे, लेकिन अब उसके बारे में कुछ बुरी बातें आनी शुरू हो गई। बुरी बातें आ रही हैं कि इसमें स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। ये फेटल स्ट्रोक इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखा गया है। टिपोलोन के बाद रिस्क बढ़ा है उनका। अब 25-30 साल हो गए हैं इसको इस्तेमाल होते तो अब ये सब स्टडीज़ निकल ओवर 50 में 2.2 टाइम्स बढ़ा है ड्यू टू स्ट्रोक। ये WHO ने भी इसको बैन कर दिया है, FDA ने इसको ख़त्म कर दिया है USA से। There's something called Formis. I don't know what it contains. फॉर्मिस न्यूट्रोसिटिकल। तो टिबोलोन की कहानी ये हो गई। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो टिबोलोन एक चीज़ ऐसी अवेलेबल है जिससे हम नो ब्लीड कर देते हैं औरत को, उसकी सुकून हो जाती है। लेकिन अब टिबोलोन की कहानी भी ख़त्म हो गई। 3 महीने बाद भी तो ब्लीड करवा सकते। हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। आपका ये जो रिजीम है ना, ये वाला, इसको आप जितने महीने का भी बना लें, जितने महीने का बना लें। मैं तो कहती हूँ आप 6 महीने अल्ट्रासाउंड करें, एंडोमेट्रियल थिक है तो ब्लीड कराएं वरना ना कराएं। प्रोजेस्टेरोन देने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही विड्रॉल हो जाएगा। वैसे भी ट्रीटमेंट में आप दे रहे हैं ना, कंटिन्यू दे के रोक दें तो होती नहीं। हाँ, अगर आप प्रोजेस्टेरोन भी ना दें सिर्फ 3 महीने से ज़्यादा दवा खाती भी नहीं। हाँ ना, हाँ मतलब हम किस चीज़ पर डर रहे हैं, वो तो खाती नहीं है। खाएंगे ही नहीं, वो थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएंगे, छोड़ देंगे। वो तो ना हाइपरटेंशन के खाते हैं लोग, ना डायबिटीज़ से खाते हैं, खुद से सब दवाएं छोड़ के बैठ जाते हैं। तब आ रही है कि प्रेगनेंसी चाहिए, ब्लड प्रेशर 180-120, क्यों भाई आपको प्रेगनेंसी की दवाई उसी कुछ नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, क्या मतलब। तो लोगों का तो ये कौन सा HRT उन्होंने खाना है 10 साल तक, खाना ही नहीं है उन्होंने। आप बिल्कुल आराम से फ्रीली लिखें, उन्होंने खाना ही, वो उतना ही खाएंगे जितना उनको बेनिफिट मिल जाएगा, उनके सिम्टम फ्री हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कहते हैं वो। Most least earliest stage it can start HRT in those children gradually जी देखें, एक तो है कि जब पेरीमेनोपॉज है और सिम्टम शुरू हो गए हैं, जब सिम्टम शुरू हो गए दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट HRT, चाहे उसको मंथली साइकिल चल रहा हो, ठीक है। एक तो ये, दूसरा पुलिस वाले जिसको प्रीमेच्योर नाम ने निकाल दी, 30 ईयर्स ऑफ एज में ओवरी निकल गई या 30 ईयर्स में प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया, उनको लाजमी देना है, इट्स वेरी बिग हेल्थ रिस्क फॉर देम। उनको वहीं के वहीं जिस वक्त आपने हिस्टेक्टमी की ओवरी निकाली जब अगले दिन शुरू कर दें, या जिस वक्त आपने उसको डायग्नोस किया है प्रीमेच्योर मेनोपॉज वहीं शुरू कर दें। और रिकमेंडेशन RCOG अमेरिकन सब की है कि एटलीस्ट उसको कब तक देना है, जब तक नेचुरल मेनोपॉज 50 साल की उम्र तक है। तो अगर 30 साल में ये हुआ है तो 20 साल तो उसको लेने ही लेना है, ताकि जो ओवरी काम कर रही थी वो 50 साल की उम्र तक तो कर रही थी ना, काम करेगी ना, मतलब तो वहाँ तक तो आपको देना ही देना है। हैविंग सेड दैट हमारे मुल्क में कोई नहीं लेगा 20 साल तक, बहुत कम, लेकिन इनको ज़रूरत है, इनको देना चाहिए। FSH करा के भी तो देख सकते हैं। हाई FSH आएगा, हाँ, हाई FSH आया तो पेरीमेनोपॉज। हाँ
हाँ, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि जब सिम्टम उनको अगर आ रहे हैं, हाई फेस से जाएगा ले जाएगा तो अच्छा, बहुत से यंग लोगों में सिम्टम नहीं होते, यही तो है सिम्टम, वो बताती भी नहीं है ना। बहुत सी प्रीमेच्योर मेनोपॉज होती हैं। You have to question them, then only they will tell you the symptoms, otherwise they won't. अक्सर अब वो उसको रिलेट नहीं करती ना, वो उसके हेडेक्स को और एंग्जाइटी को और डिप्रेशन को और इसको रिलेट नहीं करती कि ये पीरियड के साथ सिलसिला चल रहा होगा या गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने की ज़रूरत है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो मैडम वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से आएंगी, नॉट अदर सिम्टम्स। बेसिकली वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से आई हैं और आप उनसे पूछें तो बताती हैं हाँ ऐसा होता है वैसे। तो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, वो हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी है। So let us take a step forward and opt for safe options to provide quality of life to women. Quality of life बहुत important चीज़ है, उसके ऊपर सोशल इश्यूज़, सारे हेल्थ इश्यूज़ डिपेंड करते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ठीक है जनाब, आप कोई सवालात हो तो बताइए। क्या है प्रोग्राम से आगे या सब पूछ चुके तो पूछ चुके, वरना कुछ डिस्कशन करना है। अब वो क्वेश्चन है, मैं फिर से आप लोग पढ़ें उसमें, वो जो मैं पहले पेपर दिया था फिर से पढ़िए और देखिएगा आपके ख्याल में कुछ उसमें चेंज, आपके जो पहले जो आपका वो कुछ चेंज हुआ है या वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं मिला? बहुत सारे खवातीन जो सिम्टम्स हमारे चार्ट से रिलेटेड होते हैं, मेरी आवाज़ बहुत तेज है, तो वो अक्सर न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही और उनको जो हम लोग 5G रिसेप्टर मुख्तलिफ आ रही हैं इन सब के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, क्या वो हेल्पफुल होती हैं? क्योंकि उनसे भी वो सिम्टम्स रिलीफ मिल जाते हैं उनको, तो उनका कितना रोल है? और जो अगर हम HRT साथ में ऐड करते हैं पेशेंट को, हमारे पास मेनोपॉजल कुछ प्रॉब्लम में आ रही है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये वो, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उन दोनों के इफेक्ट्स कितना कंकमिनेंट होंगे और कितना रिजल्ट देंगे और हमें इन पर क्या वर्कअप करना चाहिए? देखें, उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम, साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब मेमोरी लॉस, साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए, साइकियाट्रिस्ट ने उसको SSRI या जो भी दे दिया, उससे डिप्रेशन तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा, वो खाती भी नहीं है, बहुत खुश रहेंगी। लेकिन बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट हमें पता है कि अगर हम इनको एस्ट्रोजन दें तो इनके दूसरे बहुत सी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो साइकियाट्रिस्ट तो एक पर्टिकुलर चीज़ को ट्रीट कर रहा है ना, विच इज़ ए पार्ट ऑफ मेनोपॉजल एरा, मेनोपॉजल एज। तो अगर हम उसको डायग्नोस करने के बाद अगर उसको हम HRT शुरू करते हैं, आप 2-4 सवालात और पूछ में विच विल कन्फर्म कि इसको बाकी मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं कि नहीं है, जिसमें यूरिनरी, अच्छा यूरिनरी सिम्टम ऐसी चीज़ें जिसको औरतें बिल्कुल रिलेट नहीं करती, यूरोलॉजिस्ट, सर्जन, यूरोलॉजिस्ट चलता रहता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं आती हूँ, और यूरिनरी प्रॉब्लम से बहुत सफ़र होती है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सफ़र होती हैं। सारा दिन उनको पाकी नापाकी का मसला, सारी रात उनको बार बार उठ के जाने का मसला, और ख़ास कर अगर 85-86 उनकी एज है, कितना मुश्किल काम है यार सर्दी की रातों में, और उसमें रातों। अब हम मैटर पेशेंट आती है एंड शी हैज कम एट अ वेरी लेट स्टेज, मतलब एज उसकी 70 प्लस हो चुकी है, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना आप जब देंगी जब फ़ायदा होगा, स्पेशली यूरिनरी सिम्टम आते ही इस लेट एज में। अच्छा, नहीं मुझे ये पूछना था कि अगर लेट एज में आए, लाइक 60 प्लस पे पेशेंट आती है और उसको बार बार यूरिन जाने का प्रॉब्लम है, यूरिन DR बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है उसको, बट ये फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी का प्रॉब्लम है उसको, तो उसको फिर हम 70s पे भी स्टार्ट कर दें? बिल्कुल दे दें, ये 70s के 80s में भी दे दें, 90s में भी दे दें। ओके, थैंक यू। इससे देखें होता क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर का एपिथेलियम है, लाइनिंग एपिथेलियम खासकर ट्राइगोन का, वो एस्ट्रोजन सेंसिटिव है। यूरेथ्रा का जो एपिथेलियम है वो पूरा एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, साथ में वेजाइनल एपिथेलियम एस्ट्रोजन सेंसिटिव है। अब ये तो हो गए बिल्कुल ही एट्रोफिक, और आपने एट्रोफिक वेजिनाइटिस भी 100 दफ़ा देखा होगा, बारीक बारीक ब्लड स्पॉट्स जैसे होते हैं। अब जब ये एट्रोफिक हो गए तो इनके ऊपर बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, एक तो UTI बार होता है, और UTI ना भी हो तो भी ये इरिटेट होते हैं बार बार, और ख़ुद यूरिन का जो एसिडिक pH है वो इसको इरिटेट करता रहता है, इरिटेट करता है, ब्लडर कहता है टॉयलेट चलो खाली करो, अब वो बेचारी बार बार भाग रही हैं, आ रही हैं, जा रही, भाई बीच में उनको लीक हो जाता है, अर्जेंसी भी होती, तो इस बहुत बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है इन औरतों की। तो इसमें आप जिस एज पे भी, जिस स्टेज पे भी एस्ट्रोजन देंगे, विदिन 5-6 वीक्स एपिथेलियम रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा,
हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, ये सिम्टम उनके ख़त्म हो जाएंगे। और इसका प्रीडिक्विजिट कोई टेस्ट कराने कुछ नहीं, आप सब कुछ नहीं। बहुत आपको है तो आप अल्ट्रासाउंड करके सिर्फ देख लें ओवरी कैसी, यूट्रस कैसे है, जो कि मोस्ट इवन अगर ना भी देखें तो भी क्या कर लेगा एस्ट्रोजन। 2 महीने 3 महीने में एस्ट्रोजन क्या कर लेगा, सिवाय इसके कुछ एपिथेलियम को बेहतर करेगा। जी मैडम, अक्सर पेशेंट आती हैं यूरोजेनिटल सिम्टम्स के साथ, तो उसमें हम लोकल एप्लीकेशंस देते हैं, उससे रिलीफ भी मिलता है, तो उसमें क्या हमें एडिशनल ओरल भी देनी चाहिए या अगर सिम्टम्स सिर्फ यूरोजेनिटल हैं? हाँ, लोकल एप्लीकेशन ओरल तो अवेलेबल नहीं होती हमारे यहाँ। प्रीमेरिन क्रीम आती थी, अभी मेनोरिन क्रीम कब लाएंगे पता नहीं। तो प्रीमेरिन क्रीम बहुत मुश्किलों से अवेलेबल है, महंगी है, मेसी है, एक ओल्ड एज की औरत को लगाना बड़ा मुश्किल है। और तो मैं तो कहती हूँ उससे कहीं बेटर है ओरल सिस्टम। इससे ओरल वही बात है कि एक तो उसको ट्रीट करेगा प्लस ओवरऑल सिम्टम्स को, ओवरऑल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेगा। उस ज़माने में जब लोगों को खौफ था ना कि हाई डोज ऑफ HRT और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और कैंसर हो जाएगा, ढमका हो जाएगा, तब वो लोकल को प्रेफर करते थे कि चलो भाई सिर्फ लोकल इसका हेल्प हो जाए, बाकी को हम नहीं छेड़ रहे। लेकिन बट नॉट नाउ इट इज, स्पेशली विद लो डोज का तो मतलब कोई रिस्क फैक्टर, कोई रिस्क वाला इफेक्ट नज़र ही नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप बहुत दूर से आई। थैंक यू। थैंक यू मैडम। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें ये दे सकते हैं? एस्ट्रोजन अलोन लो डोज दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन अवॉइड कर दें, प्रोजेस्टेरोन ना दें, सिर्फ एस्ट्रोजन अलोन लो डोज वाला बिल्कुल दे सकते हैं। मेरे हिसाब से वो देते हैं। ब्रेस्ट की सेल्फ क्या होता है वो सेल्फ स्क्रीनिंग ब्रेस्ट की, मैडम आप ज़्यादा वो करा लें, क्या मेमोग्राम 2 साल 3 साल मेमोग्राम का। जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली करवा रहे हैं पाकिस्तान में तो कोई भी कुछ भी किसी का कोई कायदा काम, जिसके पास पैसे हैं वो हर साल करा रहा है, हर साल। जिसके पास पैसे हैं। जो बेचारा गरीब गुरबा है वो ज़िंदगी में कभी नहीं कराता है। रिकमेंडेशन क्या है बताएं डॉक्टर शबाना, मेमोग्राम की रिकमेंडेशन क्या है, कितने साल पे होना चाहिए? ईयरली जिनको आप HRT पे डालते हैं। नहीं HRT का नहीं, वैसे ही चलें, पैसे हैं तो कराएं भाई ईयरली। Like in Canada, it is covered by OHE and they do it every 2 years. 2 साल देखें, मैं कहीं ईयरली ज़्यादा है, नहीं ज़रूरत है ईयरली की। मेरे ख्याल से 2 साल से 3 साल होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने कॉस्ट पे 2 years पे करा। हाँ, जबकि वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, कनाडा का बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम। एक चीज़ पता करनी थी कि अगर हम 60 साल से बाद में दे रहे हैं HRT, तो ये कितने अर्से तक हम कंटिन्यूसली दे सकते हैं? देते रहें 10-20 साल देते हैं। क्या यूट्रस है ना, प्रॉब्लम सारे वहाँ पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो हाइड्रोक्सिया ईस्ट्रोजन कराता है। आप 0.3 मिलीग्राम भी अगर आप कितना देंगे वो कराएगा। तो भाई तो आप उसको अल्ट्रासाउंड से फॉलो कर लेना, आपको बहुत परेशानी है। आप 6 महीने 8 महीने पर अल्ट्रासाउंड कर लें, देख लें एंडोमेट्रियम कैसा है। अगर एंडोमेट्रियम ठीक हो रहा है तो उसको ब्लीड करवा दें, उसको शेड करवा दें उस एंडोमेट्रियम को और फिर दोबारा शुरू कर दें। खाना ही नहीं है। लेकिन 0.3 पे नहीं होता है, आमतौर पे नहीं होता है, 0.625 पे आप होता है अकेला एस्ट्रोजन। और फिर आप इसके साथ प्रोजेस्टेरोन कंबाइन कर दे रहे हैं, अगर 0.3 के साथ आपने एक टेबलेट प्राइमरूट ऐड कर दिया है तो प्राइमरूट का तो फिर ट्रॉफिक इफेक्ट है ना। अगर एस्ट्रोजन उसको स्टिमुलेट कर रहा है तो प्रोजेस्टेरोन उसको ट्रॉफी कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन के जो साइड इफेक्ट वो एक प्राइमरूट टैबलेट एक दिन में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उसको। प्रोजेस्टेरोन के जितनी ब्रेस्ट कैंसर वाली बातें हैं ना वो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से एसोसिएटेड है। नहीं वो बड़े नहीं, प्रोजेस्टेरोन के अपने वो होते हैं ना, वो ब्लॉटिंग है। तो अगर ये साइड इफेक्ट होते हैं प्रोजेस्टेरोन कम कर दें, आधी कर दें, ऑल्टरनेट डे कर दें। मतलब ये तो टेलर मेड होता है। मतलब HRT मैं जो देती हूँ मैं तो बिल्कुल टेलर मेड पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से। आप प्रोजेस्टेरोन आधी कर दें, ऑल्टरनेट कर दें। आपको प्रोजेस्टेरोन का खतरा है ना, उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ब्लोटिंग हो रही है, धमका हो रहा है। एक टैबलेट से कुछ भी नहीं होता जी। हाँ, आप नहीं ना, आपकी मर्जी, आप 3 महीने में ब्लीड कराएं, 6 महीने पे कराएं, हर महीने कराएं। पेशेंट से पूछने यार तुम क्या चाहती हो, क्या तुम चाहती हो हर महीने महामारी है या तुम चाहती हो हर 4 महीने महामारी है? मैडम चली नहीं रहा। हाँ, तब हम पकड़ते हैं। लेकिन अब 40 इयर्स के बाद अक्सर औरतों को मेंस्ट्रुअल इश्यूज शुरू हो जाते हैं।
वो आते हैं आपको मेंस्ट्रुअल इशू लेके, उस वक्त हिस्ट्री लें उनको मेनोपॉजल इश्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल इशू का आई डोंट नो, मैं बहुत तंग हूँ इस चीज़ से। डीएनसी कर दो। अरे क्यों डीएनसी कर दो? 40-45 ईयर्स में अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है, हेवी पीरियड्स हैं या प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होती है, अब देखें बहुत क्लियर बात है, पीरियड से पहले 5-6 दिन स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग उसके बाद फिर पीरियड आते हैं। तो क्या बता रहा है ये बता रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता सही और वो करता है, तो अब इसको डीएनसी करके क्या करना है? तो मेजॉरिटी हम में से लोग इन लोगों की डीएनसी करते हैं। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कर लें, देख लें कैंसर तो नहीं बन रहा। ओ भाई, अगर आप इसको प्रोजेस्टेरॉन दे दें फॉर 20 डेज़, अगर कैंसर बन रहा होगा तो बनता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने 20-30 डेज़ प्रोजेस्टेरॉन दे दिया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, दैट मीन्स कि वो हार्मोनल इशू था। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का बैलेंस आगे पीछे हो रहा था, एंडोमेट्रियम सही से हील ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए बार बार ब्लीड कर रहा था। तो थोड़ा सा अक्ल लड़ाने से और थोड़ा सा पेशेंट से हमदर्दी करने से आप बहुत सी डीएनसी से बच जाते हैं। तो पेशेंट आती है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम लेके क्लिनिक में 45, 47, 46 से, ज़रूर मेनोपॉजल सिम्टम्स पूछें और ज़रूर हार्मोन ट्राई करें, ज़रूर हार्मोन ट्राई करें। अगर हार्मोन से कंट्रोल हो गया फाइन, नहीं हुआ तो कर देंगे डीएनसी, ठीक है। किसको? हाँ, ये कुछ नई चीज़ें लोग लाए हैं, आप बताइए, आप जानते हैं ज़्यादा। हम इसको किस तरह दे रहे हैं और क्या इसका ललिता मैडम, ये एक हमने रिसेंटली लॉन्च की है प्रोडक्ट, सब डिलीवरी स्प्रे है, नया कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसका जो इंग्रेडिएंट है वो रेसवेरेट्रॉल है। ये भी एक नया इंग्रेडिएंट है मार्केट में। रेसवेरेट्रॉल इज अ फाइटोएस्ट्रोजन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फाइटोएस्ट्रोजन। मैडम बता दें कि जब हम एस्ट्रोजन देते हैं तो ओवरऑल पूरी बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि रिसेप्टर्स होते हैं फ्रॉम हेड टू टो, और चूँकि रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के, तो ये बेसिकली फाइटोएस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को वो क्या करेगा, बाइंड करेगा, और जो भी रेगुलेशन के जो प्रोसेसेस हैं, जो एस्ट्रोजन रेगुलेट कर रहा था प्रोसेसेस बॉडी में, उसको नॉर्मलाइज कर लेगा, और जो मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी को कम करेगा। जैसे मैडम ने बताया कि अगर मेनोपॉजल सिम्टम्स जो इतने डिस्ट्रेसिंग होते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, अगर आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि इंटेंसिटी को कम कर दें तो इंशाल्लाह वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और आप जो है जो मेनोपॉजल फेज है उसको भी बेहतर तौर पर उसको एंजॉय कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब मैडम ने तो बड़ा क्लियर बता दिया कि इसको RCUG भी कहते हैं, इसको मैनेज ज़रूर करें मेनोपॉजल सिम्टम्स को। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकती हैं आप, सपोर्टिव थेरेपी है, और ये एक सेफ़ ऑप्शन है। जैसे अभी तो बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि HRT भी आप दे सकती हैं, सेफ़ है। और इसके साथ साथ ये इसकी अच्छी बात ये है कि रेसवेरेट्रॉल जो है वो सेल प्रोलिफरेशन नहीं करवाता। जैसे ब्रेस्ट सेल्स हैं या एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, तो जो उसकी जो प्रोलिफरेशन नहीं होती, तो उसमें जो रिस्क होता है, जो आप लोगों के जहन में एक रिस्क है कार्सिनोमा का, तो वो नहीं होता। और ये सबसे इसकी जो सेफ्टी है, तो ये सेफेस्ट ऑप्शन है अभी मार्केट में। इसमें कोई खुदा न खासा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने बताया ब्रॉड स्पेक्ट्रम फाइटोएस्ट्रोजन है रेसवेरेट्रॉल, तो ओवरऑल जितने भी जहाँ बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के, उनको बाइंड करता है और रेगुलेट कर देता है। मैसेजेस चूँकि कन्वे होते हैं और बॉडी को ऐसा लगता है कि एस्ट्रोजन आ गया है बॉडी में, तो मैसेजेस कन्वे होते हैं, रेगुलेट हो जाती हैं सारे प्रोसेसेस। और जो मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं वो उनकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। जब इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो एक बेहतर पोजीशन में चली जाती है और वो लाइफ को एंजॉय कर रही होती है अपनी। ऑस्ट्रोपोसिस में इसके अंदर रेसवेरेट्रॉल के साथ विटामिन डी है, 100% ऑफ RD है, और विटामिन ई भी इसके अंदर है, 100% ऑफ RD है।
तो विटामिन ई आप बेहतर जानती हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और विटामिन डी जो ऑस्टोब्लास्टिक सेल्स हैं उनकी जो एक्टिविटी उसको प्रमोट करता है। रेस्वेराट्रोल के ऊपर भी स्टडी है जो कि ऑस्टोब्लास्टिक सेल्स की एक्टिविटी को प्रमोट करता है ये। देन अगर एक स्टडी है वो बताती है कि अगर विटामिन डी को फाइटोएस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ दें तो वो बूस्ट अप सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है उसका, यानी कि बूस्ट अप कर देती है वो उस प्रोसेस को, और जो ऑस्ट्रोपोसिस है उसको उसमें काफ़ी तेज़ी से रिडक्शन लेकर आती है। ना सिर्फ ऑस्ट्रोपोसिस में बल्कि जो वेट गेन का एक प्रॉब्लम आता है ओल्ड एज में उसको भी रिड्यूस करती है, ये स्टडीज प्रूफ करती हैं। तो इसको सबलिंगुअली इसको यूज़ करवाना है, 9 पफ देने इसको ना, इसको ब्रेकअप करना है सुबह शाम में, 5 सुबह दे दिए आपने पफ और शाम में 4 दे दिए, इस तरह डिवाइड कर देना इसकी हाफ लाइफ की वजह से। तो 9 पफ डेली देना है फॉर 3 मंथ्स, किसी भी इंडिकेशन में रिकमेंडेशन है इसकी ना। एक बॉटल में तकरीबन 250 पफ्स हैं, तकरीबन 28 डेज़ की डोज मौजूद है, 1900 की एक बॉटल है। और अगर आप कांटेक्ट कर लेंगे हमसे रिप्रेजेंटेटिव से तो थोड़ा सा वो पेशेंट जो है ना उसको हम उसको उसमें दे सकते हैं। इटली से इसको इंपोर्ट करते हैं और नोवेल्टी टेक्नोलॉजी किया, जिनका जो फोकस यही है कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। तो एक इनोवेटिव एक समझ लें कि एक नया कॉन्सेप्ट है मार्केट में, एक तो इंग्रेडिएंट भी एक नया है रेस्वेराट्रोल, देन इसका जो फॉर्म है जो सबलिंगुअल स्प्रे है ये भी एक नया फॉर्म में आई हुई है बात। मैम सबलिंगुअल का आपको बेहतर पता है कि वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होती है ना, तो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड कर रही होती है। तो ये जो 9 पफ है ये इसमें 8.5 मिलीग्राम हमें रेस्वेराट्रोल मिलेगा जो कि इनफ है हमारी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट के लिए ना। तो इससे ना किसी भी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। जैसे ओल्ड एज में आपको पता है कि लोग एंटीकोगुलेंट ले रही होती हैं और एंटी डिप्रेसेंट है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हैं यूज़, तो किसी भी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। 8.5 मिलीग्राम डेली 9 पफ से जाएगा ये बॉडी में, और जो बॉडी की नीड है उसको फुलफिल कर देगा। और आपको बेहतर पता है सबलिंगुअली का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करेगा और पूरी डोज पहुंच जाइए आपको। तो इसमें जैसे विटामिन डी लोग ऐड करते हैं ऑस्ट्रोपोसिस में, उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 100% ऑफ आर डी विटामिन डी है इसके अंदर, और प्लस विटामिन ई के भी है इसके अंदर एज एंटीऑक्सीडेंट, और उसके भी बहुत बेहतर कार्डियोवैस्कुलर उस पर कार्डियक प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, मैडम को बेहतर पता होगा विटामिन ई का, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ई वैसे भी ओल्ड एज में ले रहे होते हैं, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एक नया अच्छा मतलब फाइटोस्टेरॉन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओवरऑल तमाम सिम्टम्स में जो है ना आप इसको यूज़ करो, जहाँ भी बॉडी में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को उसको बाइंड करेगी और जो है ना रेगुलेट कर देगी तमाम प्रोसेसेस को इंशाल्लाह। सेल प्रोलिफरेशन नहीं होगी इससे, ना एंडोमेट्रियल सेल्स ना ब्रेस्ट सेल्स। मैं 3 मंथ्स के लिए रिकमेंडेशन है। एक 9% डेली, 5 सुबह है और 4 शाम। मैम 3 मंथ की तो रिकमेंडेशन है, लेकिन इसको कंटिन्यू क्योंकि नेचुरल है ये रेड ग्रेप्स इसकी सोर्स है, तो इसको मज़ीद 6 महीने तक जब तक आप चाहती हैं इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। स्टॉप कर दिया फिर उसके बाद आपने देखा कि अब थोड़ा सा उसके अंदर बेहतरी आई है, जब दोबारा सिम्टम्स आएंगे तो दोबारा कंटिन्यू कर दें। जी मैडम का नंबर दिया।